नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रुक जाना नहीं पार्ट 2 केमिस्ट्री के जो आईएमपी क्वेश्चंस हैं वो। पिछली क्लास जो हुई थी उसमें हमने आपको फिजिक्स के आईएमपी क्वेश्चंस बताए थे। याद रखना, ये वीडियो उन लोगों के लिए है रुक जाना नहीं वाले स्टूडेंट्स के लिए। रुक जाना नहीं पार्ट 2 जिसके पेपर अभी दिसंबर में होने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी केमिस्ट्री की। ठीक है, इसमें हम आपको केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर्स के आईएमपी क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर है या यूनिट ले लें हम, क्या है, बिलियन सॉल्यूशन। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है मोल प्रभाज को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फॉर्मलता की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए, राइट द डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेलिटी। फिर तीसरा है आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अगला है मोलरता एवं मोललता की परिभाषा लिखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी एंड मोललिटी। ठीक है, अगला है स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एन एटॉनिक मिक्सचर, हाउ मैनी टाइप्स आर देयर। ठीक है, फिर अगला है हमारा निम्न को परिभाषित कीजिए, संपाराश्री विलयन और अर्धपारगम्य झिल्ली। डिफाइन द फॉलोइंग, स्मॉटिक सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगला है एक पेयजल के सैंपल में क्लोरोफॉर्म मतलब CH3 सहित अनेक अशुद्धियां पाई जाती हैं, माना ये कार्सिनोजल हैं। इन अशुद्धियों का लेवल 15 ppm द्रव्यमान की दृष्टि से था, तो हमें बताना है कि इसे द्रव्यमान के प्रतिशत में दर्शाना है। दूसरा, जल के सैंपल में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात करनी है। ठीक है, A drinking water sample contains many impurities including chloroform CHCl3. It is found that it is considered carcinogenous. Impurities level 15 ppm in terms of mass. Had these first express it in percentage of mass. फिर determine the molality of chloroform in a water sample. अगला क्वेश्चन है यदि 5.85 ग्राम NaCl 250 ग्राम बिलियन ग्राम जल में विलेय है तो विलयन की हमें क्या बताना है, मोललता बताना है। ठीक है, दूसरा है NaOH के 4 ग्राम 500 मिली विलयन में उपस्थित है तो विलयन की हमें नॉर्मलता ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब इसमें देखो इफ कितना है 5.85 ग्राम क्या है NaCl है और किसमें है, सोल्यूबल है, मतलब घुला हुआ है किसमें, जल में, कितना 250 ग्राम। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, मोलिलिटी फाइंड करनी है इस सॉल्यूशन की। ठीक है, फिर अगला है हमारा 4 ग्राम क्या है NaOH है, प्रेजेंट है मतलब उपस्थित है किसमें, 500 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, 500 ml किसमें, सॉल्यूशन में क्या है, प्रेजेंट है, तो हमें इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है सॉल्यूशन की। ठीक है, अगला है ग्लूकोज के 5% विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब की गणना कीजिए। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना है, 180 और इसकी आर कितनी है, 0.0821। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करना है। ठीक है, क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करना है। ठीक है, सेकंड यूनिट है हमारी विद्युत रसायन। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है लवण सेतु के कार्य लिखिए। हमें क्या बताना है, सॉल्ट ब्रिज के कार्य बताने हैं, वर्क। ठीक है, या फंक्शंस। ठीक है, फेराडे, दूसरा है फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, फेराडेज लॉ। ठीक है, ये हमें लिखना है। फिर तीसरा है सीसा संचायक सेल के आवेशन व अनावेशन के रासायनिक समीकरण लिखने हैं। ठीक है, क्या लिखना है हमें, केमिकल्स इक्वेशंस लिखनी है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। ठीक है,
फिर अगला है हमारा, निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला विशिष्ट चालकता, दूसरा तुल्यांकी चालकता, तीसरा आणविक चालकता, चौथा सेल स्थिरांक और पांचवा विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, ये आपको एक साथ इतने तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी इनमें से आ सकते हैं, हमने इसलिए अलग अलग ना देकर इकट्ठे दे दिए। ठीक है, डिफाइन द फॉलोइंग। पहला स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दूसरा रिलेटिव कंडक्टिविटी, तीसरा मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी, चौथा सेल कांस्टेंट और चौथा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर संक्षारण को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। संक्षारण मतलब जैसे लोहे में जंग लगना। ठीक है, इसकी हमें परिभाषा बतानी है, प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं और इसको बचाव के उपाय, मतलब हम संक्षारण से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, पहला डेफिनेशन। ठीक है, फिर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स और प्रिवेंशन मेजर्स। ठीक है, ये हमें इसमें बताना। अगला है, कोलरॉस का नियम लिखिए एवं दो अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, राइट कोलरॉस लॉ एंड डिस्क्राइब इज टू एप्लीकेशंस। ठीक है, फिर सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, सेल कांस्टेंट किसे कहते हैं, और फिर क्या बताना है हमें, रिलेशनशिप बताना है किस किस के बीच में, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट के बीच में। ठीक है, फिर अगला है 290 के यानी 298 केल्विन पर एक चालकता सेल जिसमें 0.01 एम ठीक है KCl बिलियन का प्रतिरोध कितना है, 1500 ओम है। यदि 0.001 एम KCl बिलियन की चालकता 298 केल्विन 0.146 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, -1 हो तो सेल स्थिरांक क्या है। हमें इसमें क्या बताना है, सेल स्थिरांक बताना है। ठीक है, अगला है हमारा चैप्टर 3 रासायनिक बल गति। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है आपका, दर निर्धारक पद को प्रदर्शित कीजिए। मतलब जो दर को निर्धारित करते हैं वो पद हमें बताने हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले द रेट डिटरमिनिंग टर्म। ठीक है, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिर अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताने हमें। ठीक है, अंतर लिखिए। ठीक है, ये बताना है। तीसरा है आपका, अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए। ठीक है, हमें क्या बताना है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्शंस एंड ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, अगला है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में अंतर लिखिए। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेट एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, फिर अगला है आपका, शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, अगला है आपका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु वेग यानी दर स्थिरांक समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, तो द वेलोसिटी या रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फिर अगला, छदम कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन सूडो ऑर्डर रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, अगला है आपका चैप्टर 4 से क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 4 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला है लेंथेनाइड, ये लेंथेनाइड है। ठीक है, संकुचन से आप क्या समझते हैं, कारण बताइए। ठीक है, दूसरा है, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों में प्रमुख अंतर दीजिए। ठीक है, तो हमें बताना है मेन डिफरेंस किस किस के बीच में, डी तथा एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, फिर पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीकरण क्रियाएं लिखिए। ठीक है, राइट द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, फिर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे हमने इंग्लिश में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि लेंथेनाइड को इंग्लिश में लेंथेनाइड ही बोलते हैं और एक्टिनाइड को इंग्लिश में एक्टिनाइड ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा।
फिर अगला है संक्रमण तत्व क्या है, संक्रमण धातुओं के कोई 4 अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर राइट एनी 4, क्या बताना है हमें, 4 अभिलाक्षणिक गुण लिखने हैं। ठीक है, उसके कैरेक्टराइज प्रॉपर्टीज बतानी है उसकी। ठीक है, फिर अगला है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में निम्नलिखित गुणों में परिवर्तन की विवेचना कीजिए। ठीक है, मतलब इनमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं जब परमाणु त्रिज्या में आयनन ऊर्जा, धात्विक लक्षण और ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, इन गुणों में परिवर्तन बताना है। ठीक है, अगला है हमारा अध्याय 5 उप सहसंयोजन यौगिक। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका पहला क्वेश्चन है समन्वय संख्या या उप सहसंयोजी संख्या को परिभाषित कीजिए। ठीक है, हमें क्या डिफाइन करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर और सब कोवेलेंट नंबर। ठीक है, ये हमें बताना है। दूसरा, आयनन समवायता को समझाइए, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, हमें पहले क्या बताना है, आयनन समवायता की परिभाषा और उसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है लिगेंड क्या है। ठीक है, व्हाट इज अ लिगेंड। ठीक है, फिर चौथा, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या को एक उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। ठीक है, मतलब केंद्रीय धातु की जो ऑक्सीकरण संख्या है उसकी हमें परिभाषा लिखनी है और एक उदाहरण देना है। ठीक है, फिर अगला, द्विक लवण और संकुल आयन में संकुल यौगिक में अंतर लिखिए। ठीक है, हमें क्या बताना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और बाइनरी सॉल्ट के बीच में क्या बताना है, हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, फिर अगला, निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, इनको आप अच्छे से देख लीजिए IUPAC नाम को। ठीक है, क्योंकि बोलने में तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अध्याय 6 से है अब आपके क्वेश्चन। अध्याय 6 का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरेंस। ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस, इनका इंग्लिश में भी इनका यही नाम है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में रखा जाता है क्यों, या फिर क्लोरोफॉर्म को मतलब अच्छे से प्रिजर्व करके रखा जाता है क्यों। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, दूसरा है क्या होता है जब, हमें इनका केवल क्या देना है, इक्वेशंस ही देनी है। ये जो नीचे हैं इनकी हमें केवल इक्वेशंस देनी है। ठीक है, पहला, मेथिल ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है, जब क्या होता है ये बताना। और दूसरा, मेथिल क्लोराइड की क्रिया एल्कोहलिक KCN से होती है, तब क्या होता है हमें ये बताना है। ठीक है, फिर अगला, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड्स अभिक्रिया, दूसरी सैंडमेयर अभिक्रिया, तीसरी है हुन्स डीकर अभिक्रिया, चौथी कार्विल एमीन अभिक्रिया, फिर अगली रीमर टीमैन अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, हेलोफॉर्म आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, इन अभिक्रियाओं को जो है इंग्लिश में भी यही नाम से बुलाया जाता है, इसलिए यही नाम से करना है। ठीक है, अगला है एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, इसकी क्रिया विधि दीजिए। या फिर इसको एक टाइप से और पूछा जाता है SN1 तथा SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखिए। ज़्यादातर आपका यही आता है SN1 और SN2। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, रिएक्शंस में इन रिएक्शंस को बताना है। ठीक है, SN1 और SN2। फिर अगली है विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सेट-जेफ नियम का उल्लेख कीजिए। मतलब पहले हमें बताना विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर उसके बाद इससे संबंधित जो सेट-जेफ का नियम है हमें वो बताना है। ठीक है, चैप्टर 7 है आपका एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। ठीक है, इससे क्वेश्चन है, पहला है फिनॉल एवं एल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिनॉल एंड एल्कोहल। ठीक है, दूसरा, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। पहला विलियमसन अभिक्रिया और दूसरा कोल्बे शिफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, इंग्लिश में भी इनको यही बोला जाता है। ठीक है, तो हमें एक्सप्लेन करना है ये रिएक्शंस। ठीक है, फिर एल्कोहल तथा डाई एथिल ईथर की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी आइडेंटिफाई इसको कैसे करेंगे ये आप देख लीजिएगा। फिर लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, लुकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल का विभेद कीजिए। ठीक है, लुकास अभिकर्मक
यानी लुकास रीजेंट। ठीक है, फिर निम्न यौगिकों की संरचना लिखिए। ये आप देख लीजिए, 4 क्लोरो, 3 डाई मेथिल पेंटेन, 1 ऑल, फिर 2 एथॉक्सी प्रोपेन, फिर 6 डाई मेथिल फिनॉल। ठीक है, इसकी हमें क्या बताना है, संरचना मतलब स्ट्रक्चर बताना है। चैप्टर 8 है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, इसका आपका पहला क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसके 2 यूजेस लिखने हैं हमें। दूसरा, एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर लिखिए, डिफरेंस बताना हमें किसके बीच में, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में। ठीक है, फिर निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। रोजनमुंड अभिक्रिया, परकिन अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, कार्टरमान कोच अभिक्रिया। ठीक है, इनको अभिक्रिया छोड़ के, अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्शन, बाकी इनका इंग्लिश में नाम यही है। ठीक है, फिर अगला है डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसका महत्व क्यों है, हमें क्या बताना है, डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, फिर इसका हमें क्या बताना है, इम्पोर्टेंट बताना है, इसकी इम्पोर्टेंस बताना है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, फिर एल्डिहाइड की पहचान हेतु रजत दर्पण मतलब सिल्वर मिरर। ठीक है, परीक्षण लिखिए। ठीक है, हमें क्या बताना है, सिल्वर मिरर टेस्ट बताना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। अगला है आपका चैप्टर 9 एमीन। ठीक है, एमिन्स। इसका पहला क्वेश्चन है, एमीन जल में विलेय होते हैं क्यों, तो हमें बताना है कि ये एमीन जो होते हैं जल में सोल्यूबल होते हैं क्यों। ठीक है, दूसरा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन के एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, इनके एक एक हमें क्या देना है, एग्जाम्पल देना है। फिर एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, कारण लिखिए। ठीक है, फिर अगला है आपका, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। पहला, कार्विल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है, हमें ये 3 अभिक्रियाओं को समझाना है। ठीक है, इंग्लिश में भी इनको यही बोलते हैं, और एक बार इसको भी देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, कारण बताइए, हमें कारण बताना है कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, एनिलीन साइक्लोहेक्सिल एमीन की अपेक्षा दुर्बल होता है, क्यों। ठीक है, मतलब एनिलीन जो होता है वो साइक्लोहेक्सिल एमीन की अपेक्षा दुर्बल क्षारक होता है। फिर दूसरा, मैथिल एमीन के विलयन में सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है, क्यों। ठीक है, फिर एल्किल हैलाइड के अमोनिया अपघटन से शुद्ध एमीन बनाना कठिन है, क्यों, यह हमें बताना है। इंग्लिश में देख लीजिए आप। अगले क्वेश्चन से आपके चैप्टर 10 से, जय बड़ू से। पहला, ज्विटर आयन तथा प्रोटीन विकृतीकरण क्या होते हैं। ठीक है, इनके हमें क्या करना है, डेफिनेशन बताना है। दूसरा, विटामिन ए सी डी के स्रोत व कमी से होने वाले रोग, मतलब विटामिन जो ए सी और डी इनसे होने वाले, जब इनकी कमी हो जाती है तब हमें कौन से रोग होते हैं, हमें ये बताना है। और उनके स्रोत मतलब ये हमें कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, विटामिन ए सी डी। ठीक है, फिर 2 पीड़ाहारी औषधियों के नाम लिखिए। ठीक है, क्या बताना हमें, 2 पीड़ाहारी औषधियों के नाम, मतलब जो हमारे दर्द को कम कर देती हैं। फिर डीएनए तथा आरएनए में अंतर, हमें डिफरेंस बताना है डीएनए और आरएनए में। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण करके प्रमुख कार्य लिखिए। ठीक है, क्या कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण करना है और इनके क्या करना है, प्रमुख कार्य लिखने हैं, मतलब इनके वर्क लिखने कि ये इनके वर्क क्या क्या है। बच्चों, ये थी आज की हमारी केमिस्ट्री क्लास, जो रुक जाना नहीं पार्ट 2 एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए। और आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको रुक जाना नहीं पार्ट 2 से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए, या कुछ जो भी नोट्स चाहिए, या आपको किसी सब्जेक्ट में किसी विषय में समस्या है, तो वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आपका तो भला हो ही रहा है, साथ में उनका भी भला हो। ठीक है, और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।